हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं नीट 2026 का पेपर डिस्कस। तो आइए सबसे पहले हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस देख लेते हैं और हम लोग करेंगे पेपर कोड 13 को डिस्कस। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। आपका जो क्वेश्चन नंबर 91 है इसमें मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा आपका बच्चों बीटी कॉटन। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा आपका बीटी कॉटन। उसके बाद थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपका थर्मस एक्वेटिकस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो बी का हो जाएगा थर्ड। उसके बाद टीआई प्लाज्मिड हो जाएगा आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस और पीबीआर322 हो जाएगा आपका ई कोलाई। दैट मींस व्हाट? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 92। 92 में एक्सप्लोरिंग द मॉलिक्यूलर, देखो यहाँ पर पूछा है मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी। ये तीनों ही चीजें फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इन तीनों को टोटली मिलाकर अपन क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज बायो प्रोस्पेक्टिंग। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ अब देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 93। 93 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रेफरेंस टू द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज पूछा गया है। तो इसमें एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ अ स्पर्म एंड एन एग डेवलप्स एज अ फीमेल, दैट इज क्वीन और वर्कर बी। ये करेक्ट है स्टेटमेंट। एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज अ मेल बाय पार्थेनोजेनेसिस, ये भी करेक्ट हो जाएगा आपका। अ मेल हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द फीमेल, ये भी करेक्ट है क्योंकि मेल्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के बगैर डेवलप होते हैं। देन मेल्स रिप्रोड्यूस स्पर्म्स बाय मियोसिस, ये गलत हो गया, मियोसिस नहीं होता, यहाँ पर माइटोसिस होना चाहिए था, तो ये गलत है आपका स्टेटमेंट। देन हनी बीज हैव अ हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है। सो योर करेक्ट ए बी सी एंड ई, ए बी सी एंड ई, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। 94 में आपका 2,4-D दे रखा है। 2,4-D is used as a herbicide and it's a synthetic auxin we can say. Then GA3 जो है ये आपका करता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में काम में आता है। देन हो जाएगा आपका काइनेटिन। काइनेटिन इज अ स्टिमुलेशन ऑफ द स्टोमेटल क्लोजर और Carnitine is used for nutrient mobilization और AB हो जाएगा stimulation of the stomatal closure. So that means your option 4th is the correct answer. 94 का 4th हो जाएगा. Then coming on to the next question. In racemose inflorescence, the growth is limited. No, it is unlimited क्योंकि plants unlimitedly grow करते हैं. Flowers are solitary. This is also wrong. Flowers are born in the acropetal succession. This is the correct answer. तो third आपका correct answer हो जाएगा 95 का. Next, coming on to the next question, that is question number 96. Since the origin and diversification of life on Earth, there have been 5 episodes of mass extinction. Episodes की बात हो रही है यहाँ पर. How is the 6th extinction, which is in progress, different from the previous episodes? तो previous episode से 6th extinction कैसे different है? The current species extinction rates are far lower नहीं है, far more आएगा यहाँ पर. तो ये तो statement गलत हो गया आपका. The present species extinction rates are 100 to 1000 times faster than in the pre-human times. ये सही हो जाएगा. तो option number 2 is your correct answer of question number 96. Then coming on to the next question, 97. Alpha helix is found in which level of protein structure? Alpha helix structure जो होता है that is of the secondary structure of the DNA. Now, next is your question number 98. Question number 98 में the enzyme required for carboxylation. Carboxylation के लिए चाहिए होता है RUBP carboxylase, ये तो simple था. Then coming on to the next question. 98 हो गया. Coming on to the next question, that is question number 99. इसमें arrange the following in the correct developmental sequence related to microsporogenesis. तो microsporogenesis में जो सबसे preformed tissue होता है वो होता है आपका sporogenous tissue. तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा.
उसके बाद आपके पोलन मदर सेल्स डेवलप हो जाते हैं, ये सेकंड पे आ जाएगा। उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म होता है और लास्ट में बन जाते हैं पोलन ग्रेन्स। तो आपका हो गया बी, डी, ए एंड सी, बी, डी, ए एंड सी, दिस इज योर correct answer. Okay, now coming on to question number 100. Okay, now which of the following statements are not true regarding the restriction endonucleases? They are called as molecular scissors. ये तो correct है. These are the enzymes responsible for restricting the growth of the bacteriophages in the E. coli. Wrong. They cut the DNA only at the center of the palindromic sites. Center of the palindromic sites अगर अपन देखें तो ये भी आपका हो जाएगा not true. That is not true में नहीं, बी जा रहा है, एक सेकेंड। For restricting the growth of the bacteriophage. Okay. ये आपका ट्रू हो जाएगा। देन दे कट द डीएनए ओनली एट द सेंटर ऑफ द, सेंटर पे नहीं करते, एंड्स पे से भी करते हैं, ये गलत हो गया। दे रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स ओनली फ्रॉम द एंड्स, नॉट ओनली फ्रॉम द एंड्स, बीच में से भी करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। दे रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस, ये सही हो जाएगा। सो सी एंड डी are the correct answer. Next, moving on to the question number 101. 101 में लेकोपेरॉन, the Z gene codes for, Z gene जो है वो कौन से एंजाइम के लिए कोड करता है? It codes for बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी से। उसके बाद अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज मैच द फॉलोइंग। ओके, G1 फेज, G1 फेज में सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव and continuously grows but does not replicate its DNA. उसके बाद अपन देखते हैं S फेज, तो S फेज में सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है, तो B का थर्ड हो जाएगा। उसके बाद अपन देख लेते हैं G2 फेज, G2 फेज में आपके प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड और M फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स। तो आपका हो गया A का सेकंड, B का थर्ड, C का फोर्थ और D का फर्स्ट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर 102 का। Then coming on to the next question. Yes, this is the equation of tripalmetane which is given in your book in biomolecules. The respiratory quotient of a biomolecule used for the respiration as per the above equation. तो आपको पता है ये ट्राइपैलमेंटीन का जो आता है ये 0.7 आता है। 0.7 की रेंज किसके बीच में आ रही है? That is 0.5 to 0.95. तो this is your correct answer. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। 104 क्वेश्चन में अपन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल इन द फेज ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन में न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होता है, सेल एनलार्जमेंट भी होता है, लार्ज कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियाई नहीं होगा, इंक्रीज वैक्यूलेशन होगा। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 105। 105 में आपको अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले तो आइसोलेशन होगा, सिंगल सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, आइसोलेशन हो गया। आइसोलेशन के बाद डाइजेशन ऑफ दी सेल वॉल, सबसे पहले सेल वॉल्स को डाइजेस्ट करके डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि वो खत्म हो जाए। उसके बाद आपका आइसोलेशन ऑफ द नेकेड प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा, थर्ड स्टेप। उसके बाद फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप, और लास्ट में ग्रोइंग ऑफ द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आपका हो गया फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 106। कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू जो है ये पाया जाता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, तो ए का हो गया थर्ड। देन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं ये एंडोडर्मल सेल्स में होती हैं, इसका हो गया फोर्थ। सब्सिडियरी सेल्स जो हैं ये आपके स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, सी का हो गया फर्स्ट। और स्टार्च शीट जो है एंडोडर्मल सेल्स रिच इन स्टार्च होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया करेक्ट आंसर। Then coming on to the next question, question number 107.
107 में अगर अपन देखें तो इन एंजियोस्पर्म्स रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द रूट। तो रूट हेयर्स इलोंगेशन जोन पे नहीं आते, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पे भी नहीं होते हैं, मैच्योरेशन पे होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया था आपके। देन नेक्स्ट, which of the following formula is the correct floral formula of the Solanaceae family? तो Solanaceae family का अगर अपन देखें तो करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा आपका एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, corolla and androecium joined, 5 एंड gynoecium superior हो जाएगा। एंड योर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर कैलिक्स जो है वो फ्यूज्ड है, यहाँ पर फ्यूज नहीं दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। 109 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लॉइड सेल? ट्रिप्लॉइड, सिनर्जिड, सिनर्जिड इज ऑलवेज हैप्लॉइड। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सेल बने चाहे न्यूक्लियस बने, इट इज ऑलवेज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। सेंट्रल सेल डिप्लॉइड था आपका क्योंकि उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। जाइगोट भी 2n होता है। सो योर करेक्ट आंसर इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग। डिकॉम्पोजिशन, डिकॉम्पोजिशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। उसके बाद आ गई आपकी नेक्स्ट स्टेप डेट्राइटस। डेट्राइटस में डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाएगा आपका। मिनरलाइजेशन में आपका रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। और ह्यूमिफिकेशन में एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क अमॉर्फस सब्सटेंस हो जाएगा। सो योर करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। Now coming on to the next question, that is question number 111. 111 देखें अपन तो इसमें द मेन क्राइटेरिया यूज्ड फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर इन 1969। तो 1969 में आर.एच. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दी थी किस किस बेसिस पर दी थी? सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलम नहीं था आपका, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप थी। सो दैट मीन्स योर ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। 111 ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। ए बी डी एंड ई, बट यहाँ पर ई ऑप्शन नहीं दे रखा तो अपन ए बी एंड डी को ही करेक्ट मान लेंगे क्योंकि यहाँ पर ई नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 अगर अपन देखें, इवल क्वाड्रेट पर बेस्ड आया था और यहाँ पर ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हैबिटेट लॉस। तो हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, एयर पॉल्यूशन नहीं होता, ये सही था लेकिन ये नहीं था तो एक एलिमिनेट कर दिया अपन ने ऑप्शन। हैबिटेट लॉस सही है, फ्रेगमेंटेशन सही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और स्पीशीज इन्वेजन एंड कोएक्सटिंक्शन। So your correct option is third for question number 112. Then coming on to the next question, arrange the following steps of DNA fingerprinting. DNA fingerprinting में again isolation सबसे first पे आता है, isolation of DNA, digestion by the restriction endonuclease, तो ये आपकी first step हो जाएगी। उसके बाद अपन आ जाते हैं सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, तो ये सेकंड स्टेप हो जाएगी। देन ट्रांसफरिंग ऑफ दिस डीएनए फ्रेगमेंट्स टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन, ये थर्ड स्टेप हो जाएगी। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन वीएनटीआर प्रोब, ये आपकी फोर्थ स्टेप हो जाएगी। और उसके बाद डिटेक्शन ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये हो जाएगी आपकी फिफ्थ स्टेप। सो योर आंसर इज 4। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लिए कौन सा करेक्ट माना जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरी बाय 3 रीजन्स। प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, टर्मिनेटर भी होता है। करेक्ट हो गया। Promoter is said to be located towards the 5' end of the structural gene, ये भी सही हो जाएगा आपका। Promoter is the DNA sequence that provides binding site for RNA polymerase, ये भी सही हो जाएगा। Promoter defines the template and the coding strand, ये भी ठीक है। The terminator is located towards the 3' end of the coding strand and defines the end of transcription, ये भी correct है। तो A, B, C, D and E are correct, all are correct in this question. Next, moving on to the next question, that is question number 115.
Which of the following types of pollination brings genetically different types of pollen grains? Genetically different types जो होते हैं वो आपके गिटाइनोगामी में नहीं होते, क्लिस्ट्रोगैमी में भी नहीं हो सकते हैं, ऑटोगैमी में भी नहीं हो सकते हैं. So xenogamy is the correct answer और ये भी बहुत ही easy question था. Then moving on to the next question, that is question number 116. Which of the following is an in situ conservation method? In situ में seed banks तो नहीं आ सकते, ये तो ex situ हो गए. Sacred groves is in situ. Botanical garden X में आ जाएंगे और wildlife safari parks भी ex situ में आ जाएंगे. So sacred groves is your correct answer for question 116. Then moving on to question number 117. Heterophilous development in response to the environment. ये किसका एग्जाम्पल है? रीडिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशिएशन का भी नहीं है, इलास्टिसिटी का भी नहीं है, इट इज नोन एज प्लास्टिसिटी. ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी से. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 118. 118 में अगर अपन देखें मैच द फॉलोइंग है. सो प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? इट इज द रेट ऑफ द बायोमास प्रोडक्शन अपन बोल सकते हैं. उसके बाद आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस द रेस्पिरेटरी लॉसेस वी कैन से. देन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होगी ये हो जाएगी आपकी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. सी का हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन. और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो हो जाएगी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स. डी का सेकेंड हो गया, सी का फोर्थ हो गया, बी का फर्स्ट हो गया एंड ए का थर्ड हो गया. दैट मीन्स ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 118. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 119. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स, एब्सोल्युटली करेक्ट. सेरीन एरोमेटिक नहीं होता, रॉन्ग. वेलिन न्यूट्रल है, एब्सोल्युटली करेक्ट. लाइसिन एसिडिक नहीं होता, तो ए इज करेक्ट, सी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर. Then moving on to next question, that is question number 120. 120 में which of the following the ovules are not enclosed? Not enclosed by an ovary किस में होते हैं? ये होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स में. तो जिम्नोस्पर्म्स में सीधा सीधा एग्जाम्पल पाइनस है, दिस इज करेक्ट. वॉल्फिया एंजियोस्पर्म हो जाता है आपका. फ्यूनेरिया भी नहीं है, सिलेजिनेलिया भी नहीं है, तो दैट मीन्स पाइनस इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 121. Which of the following statements are correct with reference to packaging of the DNA helix पूछा है यहाँ पर. तो histones are organized to form a unit of 8 molecules जिसको अपन histone octamer बोलते हैं. सही है. Histones are negatively charged basic proteins. No, histones होते हैं आपके positively charged, जबकि negatively charged होता है DNA. उसके बाद histones are rich in basic amino acid residues, that is lysine and arginine. Okay, correct. Positively charged DNA is wrapped around. No, positively it is negatively charged. ये wrong हो जाएगा. Packaging of the chromatin at higher levels requires an additional set of proteins called non-histone. ये सही हो जाएगा. तो आपका A सही है, C सही और E सही है. A, C and E your option. Fourth is the correct answer for question number 121. नेक्स्ट अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122. 122 में आपको प्रेजेंटेशन मार्क करनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. तो मार्जिनल की बात करें, मार्जिनल सीधा सीधा पी में होती है, वेरी इजी. और देख लीजिए आप ऑप्शंस में ए का सेकंड कहीं नहीं है, तो जो इसको पी का मार्जिनल पता है वो सीधा सीधा ऑप्शन फर्स्ट टिक करके आ सकता है. तो एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन लेमन और सिट्रस फ्रूट्स वी कैन से. पेराइटल इज फाउंड इन मस्टर्ड एंड बेसल इज फाउंड इन मैरीगोल्ड. ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 122. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 123. 123 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस? तो राइबोसोमल आरएनए मींस आरआरएनए कहाँ बनता है? आरआरएनए बनता है न्यूक्लियोलस में. सीधा सीधा क्वेश्चन था डायरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 123 का हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं. मेन फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स in grasses is to perform photosynthesis. नहीं, to minimize the water loss during the water stress. Yes, this is your correct answer. 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड. Then coming on to question number 125.
125 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें अपन देख लेते हैं, Amazon rainforest being cut and cleared for cultivation of soybeans is an example of habitat loss, ये तो सही है। Then Stiller's sea cow and passenger pigeon became extinct due to the over exploitation by the humans, ये भी सही हो जाएगा। Nile perch introduced into the Lake Victoria is in East Africa helped in population growth, no, उससे तो population कम हो गई थी, decline हो गई थी, even extinction पे आ गई थी, ये गलत हो जाएगा। Water hyacinth is an invasive species, yes. When a species becomes extinct, the plant and animal species associated with it are not affected. Obviously they are affected. ये भी गलत हो जाएगा। तो A सही है, B सही है और D सही है। So A, B and D only is your correct answer. Then next question देख लेते हैं। Question number 126. 126. Which of the following statement is not true about the universal rules of binomial nomenclature? बहुत ही simple topic पे आया था binomial nomenclature. So first word in the biological name represents the specific epithet, नहीं होता, first होता है आपका genus, while the second component जो होता है वो होता है आपका specific epithet और first होता है आपका genera। तो ये first option ही इसका wrong है, मतलब कि answer is first, okay। Then coming on to the next question, question number 127. Which of the following disorders is caused by the substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of the beta globin chain? Very important and very simple. That is सीधा सीधा आपका sickle cell anemia is the disease which is caused by the substitution of the amino acids. Okay. Next, coming on to question number 128. Coming on to question number 128. Find the incorrect statements about the photosynthesis from the following. Okay, the water splitting complex is associated with PS1. नहीं, ये PS second से associated होता है, ये wrong हो गया आपका, मतलब कि ये सही है। Then C4 plants use the C3 pathway of CO2 fixation as the main biosynthetic pathway. Okay, C4 plants photorespiration does not occur. Okay, C3 plants exhibit the Kranz anatomy. Okay, ATP synthesis in chloroplast occurs through chemiosmosis. C3 plants exhibit Kranz anatomy, ये नहीं होगा, यहाँ पर आना चाहिए C4 plants, तो that means what? ये भी गलत हो गया, तो incorrect पूछे थे आपसे, तो A is incorrect and D is incorrect. That means option number 4th is your correct answer for question number 128. Next अपन आ जाते हैं question number 129 पे। 129 में आपको मैच द फॉलोइंग था। ओके, इट वाज इजी। ये आपका कहाँ से आया है क्वेश्चन बताइए? ये आपका आया है बायोमोलिक्यूल से, और ये हमने आपको क्लास में ही बताया था, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ ट्रिप्सिन इज योर एंजाइम, सीधा सीधा। मॉर्फिन इज एन एल्कलॉइड and concovalin is a lectin and collagen is the interground substance. So your option first is the correct answer. Next, moving on to question number 130. 130 पे अपन जाएंगे, तो again identify the correct statements about the biomolecules. Lipids are generally water soluble नहीं होते, ये insoluble होते हैं. Proteins are polypeptides, yes. Polysaccharides are long chains of sugars, yes. And adenine and guanine are substituted pyrimidines नहीं आएगा, purines आएगा, तो ये incorrect हो गया. Almost all enzymes are proteins, yes. So B, C and E is the correct answer. Okay, now coming on to the next question, that is 131. 131 की बात करें तो यहाँ पर अगेन आपका मैच द फॉलोइंग आ गया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है ये शो होता है एंटेरिनम स्पीशीज में। कोडोमिनेंस जो है ये शो होता है आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में। प्लियोट्रॉपी जो है ये एग्जाम्पल हो गया आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है ये हो गया आपका ह्यूमन स्किन कलर, और प्लियोट्रॉपी हो गया फिनाइल कीटोनूरिया। दैट मीन्स व्हाट? ए का हो गया आपका सेकंड, बी का हो गया आपका फोर्थ, और सी का थर्ड एंड डी का फर्स्ट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 131. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 132. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ ईच साइकिल ऑफ पीसीआर. पीसीआर में क्या होता है? सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है, उसके बाद प्राइमर्स आके जुड़ते हैं तो एनिलिंग होता है, और लास्ट में एक्सटेंशन होता है. सो योर ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 132. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 पे अगर बनाए तो क्वेश्चन नंबर 133 पे आपसे हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड
to make one molecule of glucose through the Calvin pathway. इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है ये, 18 ATP and 12 NADPH. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 134. 134 में अगेन आपका मैच द फॉलोइंग आ गया है. ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म में. ETS होता है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे. एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स होता है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस पे. और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे. तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सीधा सीधा. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 135. 135 जो है ये आपका अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है. और इसमें हम देख लेते हैं कौन से स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट बताने हैं. करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन. ठीक है, करेक्ट आंसर्स. कटिंग ऑफ द डीएनए इज डन बाय मॉलिक्यूलर सिजर्स. करेक्ट है. डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन एन एग्रोस जेल अपॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये भी सही है. The separated DNA fragments can be seen without staining. No, ये गलत है. Staining आना चाहिए when exposed to UV light. Separated DNA fragments when stained with deuterium bromide can be seen in visible light. नहीं, UV light. तो आपका A और B करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन. ठीक है. Then आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, that is question number 136. What is the probability of having children O blood group where both mother and father are heterozygous A and B? Heterozygous A का मतलब है IA small I, ये हो जाएगा A. और B ब्लड ग्रुप में heterozygous का मतलब है IB और small I. तो इसने क्या पूछा है, probability of having a children with O ब्लड ग्रुप कितनी है. तो अपन अगर इसको निकालेंगे तो IA IB, तो एक तो प्रोबेबिलिटी है AB ब्लड ग्रुप की. फिर अपन निकालेंगे IA स्मॉल I, तो एक प्रोबेबिलिटी हो गई A ब्लड ग्रुप की. फिर अपन इसको निकालेंगे तो एक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अपनी B ब्लड ग्रुप की. और स्मॉल I मींस एक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अपनी O ब्लड ग्रुप की. मतलब अगर फादर और मदर हेटेरोजाइगस A और B है तो प्रोबेबिलिटीज क्या हैं AB की 25%, A ब्लड ग्रुप की 25%, B ब्लड ग्रुप की 25% और O ब्लड ग्रुप की भी 25%. तो करेक्ट आंसर इज 25%. This was also an easy question, not a very tough question we can say. चलिए, मैच द फॉलोइंग. मॉलस्क में हो जाती है आपकी ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. उसके बाद अपन देखते हैं रेप्टाइल्स में होती है लंग्स के थ्रू, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन. एडल्ट एम्फीबियंस दोनों तरीके से करते हैं, पल्मोनरी और क्यूटेनियस. और अमीबा क्योंकि यूनिसेल्युलर है तो उसमें सेल्युलर रेस्पिरेशन. तो फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, दो ऑप्शंस में है. उसके बाद सी का फोर्थ आपका इसमें है, तो योर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 138. इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन डीएनए एट द, फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर रहे हैं BAM-H1 साइट पे E. coli के इन द वेक्टर PBR322. तो इन द लॉस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसका होगा, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों का, या अलग अलग, या जेंटामाइसिन. तो पहली बात तो ये बायोटेक्नोलॉजी में जो अपना PBR322 का डायग्राम था उसमें यहाँ पर BAM-H1 साइट थी. इफ यू रिमेंबर, इधर आपका था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट और इधर आपका था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट. तो अगर इधर अपन फॉरेन डीएनए इंसर्ट करेंगे तो कौन सा अफेक्ट होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट. दैट मींस करेक्ट आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is 139. What is the reason behind production of large holes in the Swiss cheese? Swiss cheese बनाने के लिए कौन responsible है, Propionibacterium shermani. तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 तो सही है, लेकिन H2 नहीं है. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम भी नहीं होगा. प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अगेन सही है, H2 नहीं है. लैक्टोबैसिलस भी नहीं होता, ना लैक्टिक एसिड बनता. प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 सही है बाय प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, ये भी सही है. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 140. 140 की बात करें, which of the following is not an example of convergent evolution. तो convergent evolution में four limb of whales and bats नहीं है, क्योंकि ये homologous organs का example है जो कि divergent evolution होता है. Next, coming on to the question number 141.
141 में अगर अपन आ जाएं तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कौन से होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स होते हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा राइबोसोम्स है, लेकिन अपन उससे पहले देखेंगे लाइसोसोम्स, ये खाली यूकैरियोट्स में होते हैं। सेंट्रोसोम्स अगेन रॉन्ग, माइटोकॉन्ड्रिया अगेन रॉन्ग, तो फिर राइबोसोम इज योर करेक्ट आंसर। Then coming on to the next question, 142. Ecological pyramids represent the relationship between the organisms at different trophic levels and they are generally inverted. Inverted pyramid हमेशा होता है आपका aquatic इकोसिस्टम में। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता है, लेकिन यहाँ पर अपन देख लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड नहीं हो सकता। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पॉन्ड, पॉन्ड इकोसिस्टम आया है मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी पिरामिड है, तो एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। देन पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड, अगेन ग्रासलैंड में नहीं आएगा क्योंकि वो एक्वेटिक नहीं है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, सो दिस इज योर correct answer. Fourth option is correct for question number 142. Next अपन देख लेते हैं question number 143. 143 जो है इसमें अरेंजमेंट है आपका, और ये क्वेश्चन आया आपका एक्सक्रीशन में से, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दैट इज आपको अरेंज करना है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इन द करेक्ट ऑर्डर। नाउ सबसे पहले क्या होता है, कब ये एक्टिवेट होता है? ये एक्टिवेट होता है जब आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR जब है ये आपकी लो जा रही होती है, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। उसके बाद अपन देखते हैं रेनिन जो है, जो कि ब्लड में है, कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1, और उसके बाद वो बना लेता है एंजियोटेंसिन सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड। उसके बाद वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है ड्यू टू एंजियोटेंसिन सेकंड आपका, और रिलीज हो जाता है आपका एल्डोस्टेरॉन, तो ये हो जाएगी आपकी थर्ड स्टेप। नेक्स्ट आपका जब एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा तो रीएब्जॉर्प्शन होगा सोडियम और वाटर का फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल, तो ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। और लास्ट में क्या हो गया, इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगी। तो आपका अरेंजमेंट क्या रहा, सी ई डी, सी ई डी, सी ई डी बी ए, दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 143। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 144. Choose the correct statements regarding the population interactions between the two species. So in both parasitism and commensalism, only one species benefits and the other species is harmed. नहीं, ऐसा इसमें तो होता है लेकिन इसमें नहीं होता, तो ये गलत हो गया। Both species benefit in mutualism, absolutely correct. Both species benefit in commensalism, no, wrong. In parasitism, only one species benefits and the other species is harmed, yes. In commensalism, one species is harmed and the other is unaffected, absolutely yes. तो correct option हो जाएगा B, D and E. Next question number 145. In which animal do haploid cells divide mitotically? तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता है, माइटोसिस के थ्रू कौन से सेल्स डिवाइड होते हैं आपके मेल हनी बीज के गैमीट्स बनने के लिए, सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पे। In humans, respiration occurs in the following steps. Arrange these steps in the correct order. तो correct order में सबसे पहले आपका आएगा pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. तो ये तो हो गई आपकी first step. उसके बाद अपन आ जाते हैं diffusion of oxygen and CO2 across the alveolar membrane, ये हो जाएगा आपका second step. उसके बाद अपन आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ये हो जाएगा आपका थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट सी, देन बी, देन ई, सी बी ई। उसके बाद होगा डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 इन द टिश्यूज, ये हो जाएगी फोर्थ स्टेप। तो ये हो जाएगा आपका, और लास्ट में हो जाएगा आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो दैट मीन्स द करेक्ट सीक्वेंस इज C B E A D, C B E A D. The option is third for this question. Then coming on to the next question, question number 147. 147 की बात करें तो यहाँ पर आपका
रिएक्शन दे रखा है, एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम्स आया है, जो कि आपको 100% क्लास में ही बताया था, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। एंड यहाँ पर जो E है, व्हाट डज दिस एंजाइम रिप्रेजेंट्स, टू आइडेंटिफाई द एंजाइम क्लास ऑफ E क्या है यहाँ पर, ये ब्रेक कर रहा है इसको, दैट मीन्स व्हाट, प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पर सबस्ट्रेट जो था XY लगा हुआ था, तो यहाँ पर आपका लाइसेज इज योर करेक्ट आंसर। देन 148 पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि मैच द फॉलोइंग है। इसमें अपन देख लेते हैं स्ट्रिप्टोकाइनेज। स्ट्रिप्टोकाइनेज हमेशा दिया जाता है हार्ट अटैक के पेशेंट को इमरजेंसी में, क्यों, टू रिमूव द क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, तो ए का हो जाएगा सेकंड। देन अपन आ जाते हैं स्टेटिन्स पे। स्टेटिन्स जो है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स हो गई, बी का हो जाएगा थर्ड, ए का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड, बी का थर्ड। देन लाइपेजेस जो है ये आपके डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में ऐड किए जाते हैं टू रिमूव द ऑयली स्टेन्स, तो सी का हो जाएगा फोर्थ, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का हो जाएगा आपका फर्स्ट। सो ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 149, which of the following equations depicts the Worldhurst per logistic population growth, तो Worldhurst per logistic population growth का सही क्या था, करेक्ट इक्वेशन dN/dt is equal to Rn K minus N upon K, this is your correct answer first. Then next question, arrange the following cell layer structures around the female gamete from outer to the inner side. इसमें आपको ओवम की लेयर्स अरेंज करनी है, तो करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें सबसे पहले ये देखना है कि बाहर कौन सी लेयर होती है। सबसे बाहर होती है अपनी कोरोना रेडिएटा, उसके बाद आ जाती है अपनी जोना पेल्यूसिडा, सबसे बाहर होगी कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर आ जाएगी जोना पेल्यूसिडा, उसके अंदर वाला आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है पेरीविटेलाइन स्पेस, तो पेरीविटेलाइन स्पेस क्या होता है, इन दोनों के जोना पेल्यूसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस कहलाता है पेरीविटेलाइन स्पेस। तो आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कोरोना रेडिएटा, देन जोना पेल्यूसिडा, देन पेरीविटेलाइन स्पेस और उसके बाद plasma membrane. So that means CABD. CABD. That means option number 4 is your correct answer. Then next question देख लेते हैं, question number 151. Question number 151, which of the following is an appropriate example of sexual deceit? Sexual deceit sea anemone clownfish नहीं करते हैं, ऑफरस एंड बम्बलबीज करते हैं, ये भी बिल्कुल आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 152 पे। क्वेश्चन नंबर 152 अगेन आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन टिटेनी जो होता है उसमें कैल्शियम की कमी से होता है वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस इन द मसल्स ड्यू टू द लोअर कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। उसके बाद आर्थराइटिस इज नोन एज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। उसके बाद माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई आपकी प्रोग्रेसिव जनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल। दैट मींस डी का फोर्थ, सी का सेकंड, बी का फर्स्ट और ए का थर्ड। सो ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 152। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 153 पे। Select the correct statements regarding the cell membrane in the eukaryotic cell. Okay, so membrane of the human herbices is approximately 52% protein. Okay, major phospholipids are arranged in a bilayer. Okay, then extension of the plasma membrane into the cell of the from mesosomes. ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स में होता है ना कि यूकैरियोट्स में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। Then tail towards the inner part of the lipids are hydrophobic and thus protected from the aqueous medium. Tail are hydrophobic. Okay, correct. Glycocalyx is present on the outer surface of the plasma membrane, लेकिन glycocalyx layer prokaryotes में होती है ना कि eukaryotes में। तो A सही है, B सही है और D सही है। So option third is your correct answer for question number 153. Then आ जाते हैं next question 154. 154 में choose the correct statements regarding the cell organelles and their inclusions. तो endomembrane system includes Golgi complex, okay सही है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओके सही है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, यहाँ पे गलत हो गया। देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं ऑन इट्स सरफेस, एब्सोल्युटली करेक्ट। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव सर्कुलर डीएनए, ये भी सही है। नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इस सबको मिला के साइटोस्केलेटन बोलते हैं, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये इनकरेक्ट हो गया। तो आपके कौन कौन सा सही हुए? B, C and D is correct. B, C and D. That means option number 4th is correct for question number 154. Next आ जाते हैं अपन question number 155 पे. Now, the toxin proteins isolated from the Bacillus thuringiensis coded by which of the following genes would control the cotton bollworms or corn borer? दो चीजें पूछी गई हैं, cotton bollworms and corn borer, और ये बहुत 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 important question था जो कि आपको बताया था कि आएगा। एंड इसमें अपन देख लेते हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कॉटन बॉलवर्म एंड कॉर्न बोरर। चलो, तो कॉटन बॉलवर्म जो है ये आपका कंट्रोल करता है Cry1AC को, और कॉर्न बोरर ये Cry1AB कंट्रोल्स योर कॉर्न बोरर रिस्पेक्टिवली। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 फॉर क्वेश्चन नंबर 155। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पे। क्वेश्चन नंबर 156 देख लेते हैं। ये पूछा गया है आपका juxtaglomeralar apparatus पे, is a special sensitive region formed by the cellular modifications of, इसमें आता है एक तो आपका DCT और एक आ जाता है आपका efferent arteriole। तो यहाँ पर DCT यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये efferent है तो ये wrong हो जाएगा। DCT सही है और efferent renal arteriole भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 will be your correct answer. Next, coming on to question number 157. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। इसमें अगेन मैच द फॉलोइंग है। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल जो है ये आपकी बॉडी में प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड। उसके बाद एल्डोस्टेरॉन की बात करें तो एल्डोस्टेरॉन सीधा सीधा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर करता है, तो इसका हो जाएगा आपका थर्ड। देन कोलिसिस्टोकाइनिन इज रिलेटेड टू योर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इन बाइल जूस, एंड प्रोजेस्टेरॉन इज एल्वियोलाई को स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो ए सेकंड हो जाएगा, बी थर्ड हो जाएगा, ए सेकंड बी थर्ड, सी का फोर्थ हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पे। 159 में द 6th mutant codon of beta globin gene causing polymerization of hemoglobin and chain in the RBC shape। RBC का शेप, तो RBC का शेप जो है वो सिकल सेल हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया में हो जाता है, और सिकल सेल एनीमिया में जो है आपका GUG, दिस इज योर correct answer 159. Then coming on to the next question, that is question number 160. 160 की बात करें तो अपन तो ये male frogs can be distinguished from the female frogs किसके बेसिस पे? bulging eyes नहीं, ये तो दोनों में होती है, मेल में भी फीमेल में भी। vocal sac yes absolutely correct। web digits in the feet ये भी दोनों में होती हैं। copulatory pad on the first digit of the forelimb absolutely correct। olive green color ये भी दोनों में होता है, तो B and D is your correct answer, question number 160. Then coming on to the next question, that is question number 161. 161 में human protein named alpha 1 antitrypsin obtained from the transgenic animals, ये किसके ट्रीटमेंट में काम में आता है? For the treatment of emphysema. This is also the easy question. Then coming on to the next question 162. 162 में again match the following आ गया है आपका निकोटीन। निकोटीन जो है ये आपका इफेक्टिव सेडेटिव, ये आपका डिप्रेसेंट और स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शंस। इसमें आ जाएगा आपका कॉजेस सेंस ऑफ यूफोरिया। मॉर्फिन आ जाएगा आपका इफेक्टिव सेडेटिव, स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज कैटेकोलामाइंस इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देन मॉर्फिन जो है वो सेडेटिव और पेन किलर है, ये आपका थर्ड हो जाएगा। देन हीरोइन जो है ये आपका डिप्रेसेंट और स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन, और कोकेन जो है ये कॉजेस द सेंस ऑफ यूफोरिया एंड द इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल्स। तो ए का सेकंड हो गया, बी का थर्ड हो गया, सी का फोर्थ हो गया और डी का फर्स्ट हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4th is your correct answer. Then coming on to question number 163. 163 की बात करें अपन तो WBC का यहाँ पर काउंट दे रखा है आपको 8000 cubic per mm. Now
यहाँ पर अपन से पूछा गया है हाउ मेनी इओसिनोफिल्स एंड लिम्फोसाइट। तो पहले अगर अपन देखें तो इओसिनोफिल्स कितने परसेंट होते हैं WBC में, 2 to 3%। तो अपन देख सकते हैं। और लिम्फोसाइट्स जो हैं, अगर अपन लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे तो लिम्फोसाइट्स अपनी बॉडी में होते हैं 20 to 25%। तो अगर अपन को कैलकुलेट करना है हाउ मैनी इओसिनोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स वुड बी इन द सेम ब्लड सैंपल अप्रोक्सीमेटली, तो अपन देखेंगे 8000 को जब अपन करेंगे इनटू इओसिनोफिल्स के अगर अपन देखते हैं तो 2% है, दैट मींस 0.02 आ गया। और ये 3% के लिए अगर अपन देखें तो 0.03 ले लेते हैं, ठीक है। और अगर अपन लिम्फोसाइट्स के लिए देखते हैं तो 8000 इंटू 0.20 और 8000 के लिए देखते हैं तो 0.25। तो जो अपन इनको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा 160। और उसके बाद 8000 इंटू 0.03 अगर अपन करते हैं तो ये आ जाता है 240। देन 8000 0.20 करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1600। और 8000 इंटू 0.25 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2000। दैट मीन्स इओसिनोफिल्स जो है वो आ जाएगी रेंज 160 टू 240, 160 टू 240। और अगर अपन इसकी देखते हैं लिम्फोसाइट्स की तो आ जाएगी 1600 टू 2000। दैट मीन्स योर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 164 पे। 164 इज योर मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है तो यहाँ पर आपके इवोल्यूशनरी ईयर्स दे रखे हैं जो आपको मैच करके बताना है सही क्या होंगे। Then about 65 million years ago, 65 million years ago पहले तो डायनासोर सडनली डिसअपियर हो गए थे अर्थ से। उसके बाद अगर अपन बात करें अबाउट 500 million years ago तो इसमें इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड बिकेम एक्टिव, तो ये हो जाएगा फोर्थ। उसके बाद अपन देखें अबाउट 350 million years ago जॉलिस फिश प्रोबेबली इवॉल्व्ड। और 320 million years ago देखें तो ये सीवीड्स हैं, फ्यूली प्लांट्स प्रोबेबली एग्जिस्टेड। तो ये हो जाएगा आपका ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 164। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 165 पे। क्वेश्चन नंबर 165 अगर अपन देखें अगेन मैच द फॉलोइंग है। प्रोजेस्टेरोन जो है ये आपकी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी हो जाएगी। उसके बाद मल्टीलोड 375 ये आपकी कॉपर रिलीजिंग हो जाएगी। तो ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया फोर्थ। डायफ्राम हो गया आपका बैरियर मेथड, तो सी का हो गया फर्स्ट और डी आपका हो गया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो डी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, ऑप्शन फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166 देख लेते हैं। 166 जो है आपका ये है फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है उसकी लाइफ साइकिल दे रखी है यहाँ पर, जिसको अपन को अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो प्लाज्मोडियम में जो है आपका फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट करता है स्पोरोजोइट्स को इनटू द ह्यूमंस ड्यूरिंग द बाइट। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जो स्पोरोजोइट्स हैं वो पहुंच जाते हैं आपके लिवर में थ्रू योर ब्लड। तो ये हो गई आपकी सेकंड स्टेप ई, देन डी। उसके बाद पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस करते हैं लिवर सेल्स में, बर्स्टिंग द सेल्स एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। ये हो गई आपकी थर्ड स्टेप बी। तो ई डी बी, ई डी बी, तीन मैच हो गए। उसके बाद अपन आ जाते हैं पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली। लिवर के बाद कहाँ चले जाते हैं वो, आरबीसी में चले जाते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए सेक्सुअली। तो ये हो गई आपकी फोर्थ स्टेप। और फिफ्थ में लास्ट में बना लेते हैं वो गैमेटोसाइट्स। तो ये हो गई आपकी फिफ्थ स्टेप, ए एंड सी। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167। 167 जो है ये मैच द फॉलोइंग है। अगेन नाउ द फीटस मूवमेंट स्टार्ट्स and the hair appears on the head। चलिए, तो ये फीटस आपका है सेकेंड, फीटस मूवमेंट स्टार्ट्स एंड द हेयर appears on the head। ये हो जाता है आपका ड्यूरिंग द 5th मंथ। तो 5th मंथ मतलब कि 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हो गया। फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स, ये हो जाता है आपका एट द एंड ऑफ 2nd मंथ। तो 2nd मंथ मतलब कि 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी में एट द एंड ऑफ 2nd मंथ लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड ऑफ 2nd मंथ। तो यहाँ पर इन लोगों ने वीक्स करके दिया है, तो बी का थर्ड हो गया, ए का सेकंड हो गया।
नेक्स्ट अपन आ जाते हैं सी पे, द फीटस डेवलप्स एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स एट द एंड ऑफ 3rd मंथ बन जाते हैं, मतलब 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हो गया सी का 4th। और फीटस बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स एंड आईलिड्स, तो ये आपका हो गया डी का 1st। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ए 2nd, बी 3rd, सी 4th एंड डी 1st। दैट मीन्स 2nd ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 168, द फ्लाइटलेस बर्ड विद 4 limbs मॉडिफाइड। ये क्वेश्चन आते जाते बच्चे गलत करके आए हैं, लेकिन जिन्होंने ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ा वो बिल्कुल सही करके आए हैं। लेकिन फिर भी अगर अपन बात करें 90 to 95% क्वेश्चन पढ़ते ही बच्चों ने क्या सोचा? फ्लाइटलेस बर्ड, अरे वाह मजा ही आ गया, श्रुथियो इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑस्ट्रिच इज द फ्लाइटलेस बर्ड। लेकिन उन्होंने आगे ध्यान ही नहीं दिया। 4 limbs मॉडिफाइड एज पैडल लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि स्विमिंग के लिए हैं। तो पैडल लाइक स्ट्रक्चर किसके होते हैं? सिटैक्युला। सिटैक्युला क्या होता है? पैरट नहीं होते। एप्टेनोडाइट्स क्या होती है? पेंगुइन। यस, इसके होते हैं। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ना कि स्ट्रूथियो। तो जो जल्दबाजी में स्ट्रूथियो करके आए उनका ये गलत गया है, और जिसने सोच समझकर एप्टेनोडाइट्स मार्क किया था उनका बिल्कुल सही गया है ये आंसर। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 169। 169 पर आ जाते हैं। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेलमिन्थस इज इनकम्प्लीट, सही है। बाइलेटरल सिमेट्री इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्म, नहीं, इकाइनोडर्मेटा में बाइलेटरल नहीं होती है, इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। Pseudoxylem Escherichia में होता है, ये करेक्ट है। Notochord is persistent throughout the life in the class Chondrichthyes, yes, ये सही है। Members of class Reptilia maintain a constant body temperature, no, वो होम्योथर्मल नहीं होते, वो poikilothermals होते हैं। तो B and E मतलब कि ऑप्शन नंबर 2nd is your correct answer। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पे। क्वेश्चन नंबर 170 अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। Now, a group of researchers procured some fish-like animals. Fish-like animals है पहली चीज तो ये। Upon investigation, the following characters were observed. Which of the following species of animals did they consider to fit the best? Okay, endoskeleton cartilage का है, तो endoskeleton cartilage का 2 का होता है। एक तो obviously आपका cartilaginous fishes का होगा, that means chondrichthyes, ठीक है। और एक किसका होता है? एक होता है आपका साइक्लोस्टोमेटा का, भी कार्टिलेजिनस होता है। तो पहले तो 2 ऑप्शंस देख लेते हैं। उसके बाद एक्टोपैरासाइट फाउंड अटैच्ड ऑन फिश स्किन विद द सर्कुलर सकिंग माउथ। पहली चीज एक्टोपैरासाइट ऑन बिग फिशेस, साइक्लोस्टोमा। सर्कुलर सकिंग माउथ, अगेन साइक्लोस्टोमा। Paired fins and scales were absent, है ही नहीं, ठीक है। 7 pairs of gill slits present, again cyclostoma। Now अब ऑप्शंस देख लेते हैं। स्कोलियोडॉन डॉगफिश, ये किसका एग्जाम्पल है? ये है कॉन्ड्रिक्थीज का एग्जाम्पल, नहीं हो सकता। एक्सोकाइटस, ये है आपका ऑस्ट्रिक्थीज का एग्जाम्पल, ये भी नहीं हो सकता। पेट्रोमाइजन, ये इसके साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है। दिस इज योर करेक्ट आंसर 170। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171 पे आ जाते हैं। Question number 171, choose the correct statements regarding the muscle contraction. Now, a motor neurons carries a signal sent by the CNS to the sarcolemma of the muscle fiber. सही है, motor neuron signals लेकर आता है CNS से, correct. Neural signal generates an action potential which causes the release of calcium ion into the sarcoplasm, ये भी सही हो जाएगा। Increase in calcium inactivates the actin for breaking the cross bridges, wrong. Inactivate नहीं करता, activate करता है, ये गलत है। Actin binds to the myosin head to form a cross bridge, सही है। Shortening of the sarcomere takes place by pulling actin filaments towards the center of the A band, ये भी सही है। तो गलत क्या था? खाली C गलत था, मतलब A सही, B सही, D सही और E सही। 4th option is your correct answer। Then question number 172 पे आ जाते हैं। Now choose the correct statement regarding gift to overcome infertility. Gift क्या होता है? Gift होता है gamete intra-fallopian transfer. That means what? आप fallopian tube में gamete को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है।
नाउ करेक्ट स्टेटमेंट देखना है. ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर्ड टू द यूटरस. नो यूटरस, फैलोपियन ट्यूब. ये गलत हो गया. Early embryos with up to 8 blastomeres are transferred into the fallopian tube of an infertile female. एम्ब्रियो तो करते ही नहीं है क्योंकि नाम ही इसका क्या है, गैमेट ट्रांसफर है. तो ये भी गलत हो गया. Early embryos with up to 8 blastomeres are transferred again. फिर से गलत हो गया, एम्ब्रियो है ही नहीं. फिर it is the transfer of the ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce ovum but can provide suitable environment for development and fertilization. ये सही हो गया. Then next question 173 पे आ जाते हैं. 173. Now, which of the following statements are correct with respect to human endoskeleton? अपनी बात हो रही है. Human skull is monocondylic. नहीं, अपना होता है dicondylic. ये गलत है. Joint between any two adjoining vertebrae is a cartilaginous joint. Okay, सही है. Human beings number of cervical vertebrae 7 होते हैं. ये भी सही है. All ribs except the last two pairs are bicephalic. No, the occipital bone of skull is articulated with the atlas vertebra. ये भी सही है. So आपका 173 का जो है ये B सही हो गया, C सही हो गया, लेकिन और E सही हो गया. तो B, C and E. That means your second option is the correct one. नेक्स्ट 173 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 174 पे. 174 अगेन आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है. स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज अ सीरीज ऑफ सेल डिविजन्स टू प्रोड्यूस द स्पर्म. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग. ओके, स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिविजन. नॉट ऑलवेज, ये गलत हो गया क्योंकि एक बार माइटोटिक होता है, देन मियोटिक 1, देन मियोटिक 2. Then उसके बाद आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. ये भी आपका गलत हो गया. मियोटिकली होते हैं वो. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू द सेकंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स. ये सही हो गया. स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ थ्रू माइटोसिस नहीं है, मियोसिस है. ये भी गलत हो गया. स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बस परमियोजेनेसिस. ये सही है. तो सी सही है और ई सही है, मतलब ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर. देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 175. हाँ, ओके. नाउ सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द RH ग्रुपिंग. RH ग्रुपिंग से पूछा गया है और RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव मतलब इरेथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस का कंसेप्ट दिया गया है यहाँ पर. नाउ इरेथ्रोब्लास्ट चूज द answer from the options given below. Okay, erythroblastosis fetalis is a condition observed having fetus with RH negative blood and mother with RH positive blood. Wrong, गलत. इसमें क्या होता है, मदर होती है RH नेगेटिव और फीटस होता है RH पॉजिटिव. ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता. उसके बाद RH एंटीजन इज ऑब्जर्व्ड ऑन RBCs इन द मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. यस, इसीलिए सबका पॉजिटिव होता है ज्यादातर. ये सही हो गया आपका. उसके बाद बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड. एब्सोल्युटली यस, ये बिल्कुल मैच होना चाहिए. ठीक है. देन RH इनकम्पैटिबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ प्रेग्नेंट मदर इज RH नेगेटिव एंड फीटस इज RH पॉजिटिव. ये भी बिल्कुल सही है आपका. Then erythroblastosis fetalis can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after delivery of the second. नहीं, first child है यहाँ पर. तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन से हुए, A and E आर इनकरेक्ट. क्या पूछा था, इनकरेक्ट ही पूछा था. सो ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 176. चलो 176 जो है ये अगेन आपका कॉर्डेट्स में से है. इसमें पूछा गया सिलेक्ट द सेट ऑफ फिशेस व्हिच बिलोंग टू द क्लास ऑस्ट्रिकथीज. ठीक है, ऑस्ट्रिकथीज में 100 फिश तो आपकी वो है प्रिस्टिस जिसको बोलते हैं, जो कि कॉन्ट्रिक्टीज में से आएगी. तो ये तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया. डेविल फिश होता है आपका ऑक्टोपस. तो ये तो मोलस्का का है, ये भी एलिमिनेट हो गया. स्टारफिश आपकी काइनोडर्मेटा की है, तो ये भी एलिमिनेट हो गई. फ्लाइंग फिश यस. एंजल फिश यस. टेरोफाइलम फ्लाइंग फिश आपकी एक्सोकॉइटस. फाइटिंग फिश बेटा फिश. ये तीनों ही ऑस्ट्रिकथीज के हैं. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 177 पे. क्वेश्चन नंबर 177. इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ ग्रास हॉपर
ठीक है, ग्रास हॉपर की बात हो रही है यहाँ पर। क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम मेंबर इज 23 एंड सम अदर मेंबर्स possess 24 क्रोमोसोम, 23 एंड 24। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में एक लाइन थी, ग्रास हॉपर्स के मेल्स जो होते हैं दे possess only 1x, that means they are exo, और जो फीमेल्स हैं they possess a pair of x chromosomes, that means what, फीमेल्स में हो जाएंगे 24 और मेल्स में हो जाएंगे 23, तो मेल्स 23 and females 24 respectively, so second is the correct answer. नेक्स्ट आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 भी आपसे कहा था कि ये पढ़कर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा, और देखो आ गया। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन अपीयर्स पैरेलल टू द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड लैंग्वेज स्किल्स, एज सच इवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज द सीक्वेंस ऑफ द अपीयरेंस। तो सबसे पहले रेमैपिथेकस आए थे, यस, देन होमो हैबिलिस, then Homo erectus, then Neanderthals, और लास्ट में Homo sapiens। Yes, first option ही correct है, इसका first sequence was absolutely correct. Then next question 179, तो specific receptors for neurotransmitters in a synapse are present on, specific receptors neurotransmission के लिए synapse के अंदर कहाँ पर होते हैं? तो neurotransmitter presynaptic membrane या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या माइलिन शीथ या श्वान सेल। तो देखो ये दोनों तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो ही गए आपके। अब बचा आपका प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो उस न्यूरोट्रांसमीटर को आइडेंटिफाई कर लें, तो आइडेंटिफाई तो बाद वाले करेंगे ना, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। देन कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 180। चलिए, ये आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है आपका 1000 to 1100 ml, तो ये हो जाएगा थर्ड। रेजिडुअल वॉल्यूम जो बची हुई एयर है अंदर वो कितनी हो जाती है आपकी 1100 to 1200 ml, तो बी का फोर्थ हो जाएगा। IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है आपकी 2500 to 3000, फर्स्ट हो जाएगा, और टाइडल वॉल्यूम होती है आपकी 500, तो इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट। ओके, सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ द पेपर। कैसा लगा? देखा कितने सारे क्वेश्चंस वही थे जो आपको क्लास में बोला था कि एज इट इज उठ के आएंगे, आ गए। तो इसीलिए प्लीज, इट्स माय पर्सनल एडवाइस, फोकस ऑन योर एनसीईआरटी बुक्स और आपका पेपर नीट का अच्छा जाएगा नेक्स्ट ईयर भी।